मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके इसी बिजनेस लॉ में बहुत ही अच्छा टॉपिक अपन लेने जा रहे हैं। आप लोगों ने एक वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षणों में एक लक्षण सम्मिलित किया था कि वैध अनुबंध तभी होगा जब दोनों पक्षकारों की सहमति स्वतंत्र होगी। फ्री कंसेंट इज एसेंशियल फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हमने ये स्वीकार किया था। दोनों पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति होगी, अर्थात अपने अंतर दिल से वो अनुबंध करने के लिए सहमत होंगे, तभी उनके द्वारा किया गया अनुबंध वैलिड होगा, अन्यथा वैलिड नहीं होगा। अब यहाँ पर एक बारीकी से आपको जानकारी मिल रही है कि स्वतंत्र सहमति और केवल सहमति में क्या डिफरेंस है, ये भी समझ लीजिए। केवल सहमति से अभिप्राय होता है किसी बात, तथ्य, कथन पर एक मत होना, अर्थात किसी एक बात को दोनों पक्षकार एक ही अर्थ में समझ रहे हैं। जो एक पक्षकार बोल रहा है, सामने वाला उसको उसी अर्थ में, उसी मत से सहमत हो रहा है। बात हो, कथन हो, तथ्य हो, तो उसको कहा जाएगा कि दोनों पक्षकारों की सहमति है। लेकिन एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपकी वह सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। फ्री कंसेंट पर आधारित अनुबंध ही वैलिड होता है। केवल कंसेंट पर आधारित अनुबंध वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप किसी पर दबाव डाल करके भी उसकी सहमति ले सकते हो, किसी को डरा धमका करके भी उसको एकमत कर सकते हो, उसी अर्थ में उसको आप एग्री कर सकते हो। डरा करके, मारपीट करके, शारीरिक दंड दे करके या मेंटली उसको आप परेशान करके आप उसकी सहमति ले सकते हो, तो उसको स्वतंत्र सहमति नहीं कहा जाएगा। तो कहने का तात्पर्य, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए फ्री कंसेंट एसेंशियल है, और केवल कंसेंट से अभिप्राय होता है किसी बात या तथ्य पर एक मत होना। अब प्रश्न ये उठता है कि कोई भी सहमति स्वतंत्र कब बन सकती है। परीक्षा में प्रश्न भी यही इसी ढंग से पूछा जाता है कि सहमति से आप क्या समझते हैं, सहमति स्वतंत्र कब और कैसे बन सकती है, समझाइए। तो अपन उन बातों को यहाँ पर विस्तार से ले रहे हैं। आपको यहाँ पर क्या देखना होगा कि यदि अनुबंध की सहमति पर इन 5 फैक्टर्स में से किसी का भी प्रभाव पड़ा है, अनुबंध की सहमति लेते समय इनमें से किसी एक या दो का उपयोग किया गया है, तो वह सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं कहलाएगी। दूसरे अर्थों में आप ये बता सकते हैं कि सहमति लेते समय इन 5 में से किसी का भी उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, तो वह सहमति स्वतंत्र कहलाएगी। अब इन 5 को आप विस्तार से लीजिए। मिलते जुलते शब्द हैं सभी आपके, हो सकता है इनका उपयोग आपने कभी किया, कभी नहीं किया होगा। उत्पीड़न, उत्पीड़न से अभिप्राय होता है कि किसी पर दबाव डालना, बल प्रयोग करना, जबरदस्ती करना, डराना, धमकाना, मारपीट करना, ये सब आपके उत्पीड़न के सामान्य अनुवाद हैं। जैसे आपने किसी को थप्पड़ मार करके उसकी अनुबंध के लिए सहमति ले ली, आपने उसको डराया कि आपके बच्चे का अपहरण कर दिया जाएगा, आप ये अनुबंध के लिए सहमति दे दीजिए। आपने उसके साथ मारपीट करके उसकी सहमति ले ली, या आपने उसके साथ बल प्रयोग किया, या आपने उसके मानसिक दबाव डाला और उसकी सहमति ले ली, तो वह उत्पीड़न कहलाएगा, कोर्सियन। सेकेंड एलिमेंट आपका है अनुचित प्रभाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस। यदि आपने किसी पर अनुचित प्रभाव डाल करके उसकी सहमति ली है, तो वह सहमति भी स्वतंत्र सहमति नहीं कहलाएगी। कहने का तात्पर्य, अनुचित प्रभाव का उपयोग किए बिना आपको सहमति लेनी है, उत्पीड़न का उपयोग भी नहीं होना चाहिए और अनुचित प्रभाव का उपयोग भी नहीं होना चाहिए सहमति लेते समय, तो आपकी सहमति स्वतंत्र होगी, और स्वतंत्र सहमति है तो आपका अनुबंध भी वैध होगा, वैलिड होगा। अब प्रश्न उठता है कि अनुचित प्रभाव से क्या अभिप्राय। किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी पर 2 तरह का प्रभाव डाला जा सकता है। एक तो आपका होता है उचित प्रभाव, और एक आपका होगा अनुचित प्रभाव। उचित प्रभाव से प्रेरित सहमति और अनुबंध वैलिड होंगे, लेकिन अनुचित प्रभाव से प्रेरित सहमति और अनुबंध आपका व्यर्थ होगा या व्यर्थनीय होगा, पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर। अब आपके हैं नंबर 3, कपट। कपट मीन्स धोखाधड़ी करना, फ्रॉड करना, किसी झूठ बोलना, जानबूझ करके झूठ बोलना। आपको सत्यता की जानकारी है,
और आप किसी पक्षकार की अनुबंध के लिए सहमति लेना चाहते हैं और आपने झूठ बोल दिया जानबूझ करके। जैसे सपोज ग्रामीण क्षेत्र में अपन कई बार ऐसे सुनते हैं, एक बंदे को अपनी गाय बेचनी है, गाय दोनों टाइम मिला करके आपके 7 किलो दूध देती है दोनों टाइम का। अब उसको बेचनी है, बायर आया, खरीदार आया, वो सेलर उसको कहता है कि दोनों टाइम मिला करके ये 10 किलो दूध देती है। उसने विश्वास कर लिया, सहमति दे दी अनुबंध गाय को खरीदने के लिए, पेमेंट ले लिया गया। वह अपने घर पे लेके गया, उसको पता चला कि ये तो 7 किलो देती है मुश्किल से। ये कपट कहलाया, अर्थात उस बायर की सहमति ली, किसके आधार पर? झूठ बोल करके, धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से, उसको नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से फ्रॉड किया, और फ्रॉड के आधार पर सहमति ली गई तो वह स्वतंत्र नहीं कहलाएगी और अनुबंध भी आपका वैध नहीं होगा। मिथ्या वर्णन, मिस रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन आपने किया लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन कर दिया। मिस रिप्रेजेंटेशन का अभिप्राय होगा कि आपको खुद को वास्तविकता की जानकारी नहीं है, किसी ने गलत बात कही, आपने उसके ऊपर विश्वास कर लिया और किसी और को बता दिया। जैसे सपोज आपके ए नाम का एक व्यक्ति है, ये अपने घर के बाहर बैठा है सुबह सुबह, इसका पड़ोसी है बी। इसने आज करके कहा ए से कि रात को मैंने न्यूज़ सुनी है और आज अपने देश के जो एजुकेशन मिनिस्टर उसकी डेथ हो गई, इसलिए सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। बी ने ए से कहा, ए ने इसकी बात पर विश्वास कर लिया और ए ने अपने दोस्त जेड को फोन कर दिया। किसकी बात पर विश्वास करके? गलत बात पर ए ने विश्वास करके इसको मिथ्या वर्णन कर दिया कि आज स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, बच्चों को मत भेजना, और इसने टी को कह दिया और ये बात आगे से आगे फैलती गई, फिर इसने एम को कह दिया। तो यहाँ पर आपको खुद को इन दोनों में डिफरेंस क्या है पता चल गया होगा। कपट का अभिप्राय होता है जानबूझ करके झूठ बोलना, मिथ्या वर्णन का अभिप्राय होता है अनजाने में झूठ बोलना। अब यहाँ पर इतने पार्टीज में से जानबूझ करके झूठ किसने बोला? बी ने, तो इसने तो कपट किया। अनजाने में झूठ किसने बोला? इन सभी ने। इन्होंने तो बी की बात पर विश्वास कर लिया, जेड ने ए की बात पर, टी ने जेड की बात पर, एम ने टी की बात पर। तो इन लोगों ने तो मिथ्या वर्णन किया है और इसने कपट किया है। ये दोनों में डिफरेंस फिर से सुनिए। जानबूझ करके यदि कोई पक्षकार झूठ बोलता है धोखा देने के उद्देश्य से, वो कपट कहलाएगा। अनजाने में झूठ बोला जाता है उसको मिथ्या वर्णन, मिस रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। फिर आपके भूल या त्रुटि, यदि अनुबंध में पक्षकार से सहमति लेते समय कोई भूल हो गई तो वह अनुबंध पूर्णतः व्यर्थ माना जाएगा। अब इन पांचों को अपन 2 भागों में बांटेंगे। ध्यान से देखिए, इन पांचों के स्वभाव को दृष्टिगत रखते हुए इन पांचों को अपन 2 भागों में बांटेंगे। यदि सहमति इन 4 से प्रेरित है तो वह अनुबंध आपके पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थ नहीं होगा। पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थ नहीं है। ध्यान से देखिए, नया वर्ड है आपके सामने, वही टेबल। फिर से सुनिए, यदि सहमति पर इन 4 में से किसी का भी इफेक्ट पड़ा है तो वह अनुबंध पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थ नहीं होगा। यदि किसी अनुबंध पर भूल या त्रुटि का प्रभाव है तो वह अनुबंध पूर्णतः व्यर्थ होगा। ये आपका परिणाम होगा, रिजल्ट होगा, या इनके नेचर के अनुसार इनको अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। प्रथम 4 से प्रेरित सहमति पर आधारित अनुबंध पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थ नहीं है। अंतिम फैक्टर से प्रभावित सहमति और अनुबंध पूर्णतः व्यर्थ होगा। अर्थात ऐसी सहमति जो भूल से त्रुटिवश दे दी गई, ले ली गई,
तो वह अनुबंध पूर्णतः व्यर्थ होगा, वॉइड होगा। अब यहाँ पर आपके सामने इसका मीनिंग समझना, व्यर्थनी अनुबंध क्या होगा। व्यर्थनी अनुबंध का कोई भी एक रूप हो सकता है, या तो वह क्या बनेगा, वैध बनेगा, और या फिर वह बनेगा व्यर्थ, क्योंकि इसके शाब्दिक अभिप्राय को अपन ले रहे तो अभी ये व्यर्थ नहीं है बल्कि व्यर्थ हो सकता है, वॉइडेबल है, ये वॉइड हुआ नहीं है अभी। अब या तो ये बनेगा आपका वैध बन जाएगा या फिर व्यर्थ बन जाएगा। कौन सी परिस्थितियों में वैध होता है, कौन सी परिस्थितियों में व्यर्थ, वो सुनिए। एक एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। सपोज आपके एस नाम का एक व्यक्ति है, इसने जेड को धमकी दी कि आपके पास जो 5 लाख रुपए का सामान है वो मेरे को आप 2 लाख रुपए में देने के लिए तैयार हो जाइए, वरना मैं आपके बच्चे का अपहरण कर दूंगा, आपके गोडाउन में आग लगा दूंगा, कुछ भी कहता है। जेड के सामने प्रपोजल किया कि 5 लाख का जो माल है वो 2 लाख रुपए में देने के लिए सहमति दे दीजिए, अन्यथा आपके संपत्ति का या शारीरिक नुकसान पहुंचा दूंगा। जेड भयभीत हो गया और जेड ने हाँ कर दी, सहमति दे दी। अब आपको निष्कर्ष निकालना है कि जेड की जो सहमति है उसके ऊपर इनमें से किसका प्रभाव है, उत्पीड़न का। एस ने उत्पीड़न का प्रयोग करके, दबाव, बल प्रयोग, डराना धमकाना का उपयोग करके जेड की अनुबंध के लिए सहमति ले ली, और यह सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं होगी क्योंकि उत्पीड़न का प्रयोग करके सहमति ली गई है। और एस और जेड में जो अनुबंध हुआ है 2 लाख रुपए का, यह अनुबंध आपका क्या कहलाएगा, पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थ नहीं कहलाएगा। यहाँ पर पीड़ित पक्षकार जेड और दोषी पक्षकार एस। इस तरह से चारों फैक्टर्स के लिए आप कंक्लूजन निकालेंगे। चारों में से कोई भी उदाहरण अपन ले सकते हैं। ये मैंने उत्पीड़न का उदाहरण आपको बताया। तो यहाँ पर 2 लाख रुपए का एस और जेड में अनुबंध हुआ है, वह पीड़ित पक्षकार अर्थात जेड की इच्छा पर व्यर्थनीय है। अब मैंने आपसे कहा था कि व्यर्थनीय अनुबंध या तो वैलिड होगा या व्यर्थ होगा, रिजल्ट। अब ये दोनों कब स्थिति में, कौन सी स्थिति बन सकता है, देखिए। यदि जेड नाम का व्यक्ति किसी को भी नहीं बताता, पुलिस ने भी नहीं बताया, न्यायालय में भी नहीं गया, घर वालों को भी नहीं बताया कि 5 लाख का माल मैंने एस को 2 लाख में बेच दिया, तो बाकी सब लोग क्या मानेंगे कि एस और जेड में जो अनुबंध हुआ वो वैलिड है, सही हुआ है, तो वो आपका वैध हो जाएगा, तो वैध हो जाएगा, वैलिड माना जाएगा यदि यह चुप रहता है, मौन रहता है। यदि जेड ने एक बार तो एस को सहमति दे दी, अनुबंध कर लिया, लेकिन उसके तुरंत बाद पुलिस में चला गया, न्यायालय में चला गया कि मेरे साथ मारपीट करके मेरी सहमति ली गई, मेरे को डरा धमका करके मेरी सहमति ली गई, तो वही अनुबंध यदि आपका दोष प्रूफ हो जाता है, प्रमाणित हो जाता है, तो वही अनुबंध क्या बन जाएगा, व्यर्थ बन जाएगा। लेकिन कब, यदि वह पीड़ित पक्षकार उजागर कर देता है कि मेरे को डराया गया था, धमकाया गया था। तो एक बार फिर से सुनिए। प्रथम 4 से प्रेरित सहमति पर आधारित अनुबंध पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थ नहीं होगा। अंतिम फैक्टर से प्रभावित सहमति पर आधारित अनुबंध पूर्णतः व्यर्थ होगा, वॉइड होगा। व्यर्थहीन अनुबंध या तो वो वैलिड हो सकता है यदि वह दोषी पक्षकार, पीड़ित पक्षकार किसी को कुछ नहीं बताता, ऑब्जेक्शन नहीं करता, और यदि वो ऑब्जेक्शन करता है, प्रमाणित हो जाता है कि उत्पीड़न का प्रयोग किया गया, तो न्यायालय उसको व्यर्थ घोषित कर देगा। व्यर्थ अनुबंध भी 2 तरह के होते हैं। कुछ व्यर्थ अनुबंध तो ऐसे होते हैं जो आपके प्रारंभ से ही व्यर्थ है, बाय बर्थ, और कुछ व्यर्थ अनुबंध ऐसे होते हैं जो परिस्थितियों के कारण बाद में व्यर्थ होते हैं, नियमों के कारण बाद में व्यर्थ होते हैं। जैसे सपोज एस द्वारा किया गया अनुबंध बाय बर्थ व्यर्थ माना जाएगा। अयोग्य पक्षकार द्वारा किया गया अनुबंध, अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति द्वारा किया गया अनुबंध, दिवालिया घोषित व्यापारी द्वारा किया गया अनुबंध, शत्रु राष्ट्र के नागरिक के साथ किया गया अनुबंध जन्म से ही व्यर्थ है, बाय बर्थ व्यर्थ। दूसरी कैटेगरी व्यर्थ अनुबंधों की जो अनुबंध की उत्पत्ति के समय तो वैलिड थे और बाद में नियमों में परिवर्तन हो गया या परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया, इसलिए वो व्यर्थ हो गया। जैसे सपोज आज अपने भारत के एक व्यापारी ने पाकिस्तान के व्यापारी के साथ अनुबंध किया 500 बोरी चीनी खरीदने का और बेचने का,
लेकिन अनुबंध के तुरंत बाद, अनुबंध के समय तो वो वैलिड है, अनुबंध के 2 दिन बाद ही दोनों राष्ट्रों ने एक दूसरे को शत्रु राष्ट्र का नागरिक घोषित कर दिया। परिस्थितियां बदल गई। तो जैसे ही शत्रु राष्ट्र का नागरिक घोषित हो गया एक दूसरे के लिए, वही आपका अनुबंध व्यर्थ हो जाएगा। तो ऐसे व्यर्थ अनुबंध जो जन्म से व्यर्थ होते हैं वही व्यर्थ होते हैं। ऐसे व्यर्थ अनुबंध जो जन्म के समय आपके वैलिड थे, लेकिन बाद में परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण, सरकारी नियमों में परिवर्तन के कारण, सरकारी नीतियों में परिवर्तन के कारण व्यर्थ हो जाते हैं। अब आपको मैं वो अनुचित प्रभाव वाला फैक्टर लीजिए विस्तार से। कोई भी अनुबंध अनुचित प्रभाव से प्रेरित कब माना जाएगा? तो इसके लिए 4 शर्तों का पूरा होना जरूरी है। ध्यान से सुनिए, इससे एक एलिमेंट को अच्छी तरह से क्लियर करना है अभी। अनड्यू इन्फ्लुएंस से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट कब माना जाएगा? इसकी 4 कंडीशन कौन कौन सी है वो सुनिए। सबसे पहले तो दोनों ही पक्षकार एक ही फील्ड से रिलेटेड होने चाहिए, अर्थात दोनों पक्षकार एक क्षेत्र से संबंधित होने चाहिए, पूर्व में परिचित होने चाहिए। नंबर 2, दोनों में से एक मजबूत स्थिति में होना चाहिए और दूसरा कमजोर स्थिति में होना चाहिए। ये सेकंड नंबर की कंडीशन। थर्ड नंबर की कंडीशन, मजबूत स्थिति वाले पक्षकार द्वारा कमजोर स्थिति वाले पक्षकार पर अपनी उस स्थिति का उपयोग कर दिया जाना चाहिए। और फोर्थ कंडीशन, उस उपयोग से सशक्त पक्षकार लाभान्वित भी होना चाहिए। फिर से सुनिए चारों कंडीशन, तभी आपका अनुबंध अनुचित प्रभाव से प्रेरित अनुबंध माना जाएगा। पहली कंडीशन, दोनों पक्षकार पूर्व परिचित एक ही क्षेत्र से रिलेटेड होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, दोनों में से एक अच्छी सुदृढ़ मजबूत सशक्त पोजीशन में होना चाहिए और दूसरा कमजोर पोजीशन में होना चाहिए। तीसरा, सशक्त पोजीशन वाले पक्षकार द्वारा अपने पोजीशन का दुरुपयोग किया जाना चाहिए। और चौथा, दुरुपयोग से उसे लाभ भी मिलना चाहिए। कई बार क्या होता है, केवल 2 ही कंडीशन पूरी होती है, दोनों पूर्व में परिचित है, एक ही क्षेत्र से रिलेटेड है, उसने अपनी स्थिति का दुरुपयोग नहीं किया, अनुचित प्रभाव नहीं डाला और अनुबंध कर लिया। कई बार 3 कंडीशन पूरी हो जाती है, चौथी नहीं होती, लाभान्वित नहीं होता, तो भी वह अनुचित प्रभाव से प्रेरित नहीं माना जाएगा। अब आपको मैं कुछ एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ जो पूर्व परिचित होते हैं, एक ही फील्ड से रिलेटेड होते हैं। जैसे अध्यापक, इसका सीधा समझिए किस पर अनुचित प्रभाव डाल सकता है? विद्यार्थी पर। एक पुलिस अधिकारी अपराधी या कैदी पर अनुचित प्रभाव डाल सकता है। एक ऋणदाता ऋणी पर, क्रेडिटर के द्वारा डेटर पर अनुचित प्रभाव डाला जा सकता है अनुबंध की सहमति के लिए। माता पिता द्वारा बच्चों पर अनुचित प्रभाव डाला जा सकता है। डॉक्टर के द्वारा मरीज पर अनुचित प्रभाव डाला जा सकता है और वकील के द्वारा मूल वकील पर, अपने क्लाइंट पर अनुचित प्रभाव डाला जा सकता है और एक नियोक्ता के द्वारा कर्मचारी पर अनुचित प्रभाव डाला जा सकता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पर अपनी पोजीशन का दुरुपयोग करके उसके ऊपर अनुचित प्रभाव डाल के उससे लाभ ले सकता है। एक एग्जाम्पल आपको मैं डॉक्टर और मरीज पर बताता हूँ, ताकि आप कोई भी एग्जाम्पल आप खुद ले सकते हैं। जैसे सपोज आपके ये पेशेंट है और इसको कोई बीमारी हुई और ये डॉक्टर के पास आए। पेशेंट है, कोई सेठ है, करोड़पति है। अब यह पेशेंट डॉक्टर से मिलता है, डॉक्टर कहता है आपके तो बहुत भयंकर बीमारी है और आपके तो ये ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन कर दीजिए। अब क्या होता है, ऑपरेशन थिएटर में इस पेशेंट को लिटा दिया गया टेबल पर। डॉक्टर को मालूम है कि इसके पास काफ़ी प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छे कीमती हीरे जवाहरात इसके पास है, बिल्डिंग बंगले खूब हैं। तो डॉक्टर ने सोचा इस स्थिति का फायदा क्यों न उठाया जाए। ऑपरेशन थिएटर में टेबल पर लेटाने के बाद डॉक्टर उसके सामने एक प्रपोजल रखता है कि आपके पास अमुक अमुक जो कीमती हीरे जवाहरात हैं जो 10 करोड़ मूल्य के हैं, मेरे को 5 करोड़ मूल्य में आप अनुबंध कर लीजिए बेचने के लिए। अब पेशेंट ने सोचा कि अपने जीवन मृत्यु का सवाल है, 10 करोड़ क्या काम आएगा जब अपन रहेंगे नहीं, 5 करोड़ तो मिल रहे हैं घर वालों को या मेरे को, तो इसने 10 करोड़ के हीरे जवाहरात बेचने के लिए को 5 करोड़ में ही बेचने के लिए सहमति दे दी। डॉक्टर खुश हो गया। अब डॉक्टर और पेशेंट में अनुबंध हो गया 5 करोड़ रुपए के लिए, जबकि उनका वास्तविक वैल्यूएशन 10 करोड़ रुपए है, मार्केट वैल्यू।
अब यहाँ पर इस P और D में जो अनुबंध हुआ, इस अनुबंध को हम किस नाम से पुकारेंगे? पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय है, अर्थात P की इच्छा पर यह वैधल होगा। P चाहे तो इसको किसी को कुछ नहीं बताए तो यह वैलिड हो जाएगा, और P चाहे तो ऑपरेशन के बाद पुलिस में न्यायालय में जाएगा, प्रमाणित होने पर यह वैध हो जाएगा। अब क्या होता है, यहाँ पर पहले तो ये आपको जांच करनी पड़ेगी, वेरीफाई करना पड़ेगा कि क्या वास्तव में अनुचित प्रभाव से प्रेरित अनुबंध और सहमति है या नहीं है। 4 कंडीशन पूरी हो रही है या नहीं हो रही। सबसे पहली कंडीशन एक ही फील्ड से रिलेटेड होनी चाहिए, और एक फील्ड से रिलेटेड एक पेशेंट है, एक डॉक्टर, आपका ये वर्ग अपने जोड़ा जो बनाया समझते हैं। दूसरा, एक मजबूत स्थिति में डॉक्टर, एक कमजोर स्थिति में। तीसरी कंडीशन, मजबूत स्थिति वाले ने अपनी स्थिति का दुरुपयोग करके प्रभाव डाला, अर्थात उसकी सहमति ली, बिल्कुल सही है। चौथी कंडीशन, प्रभाव डाल करके लाभान्वित हुआ 10 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन वाले हीरे जवाहरात 5 करोड़ रुपए उसने खरीदने के लिए सहमति ले ली। तो कहा जा सकता है कि यहाँ पर दोनों में जो अनुबंध हुआ, अनुचित प्रभाव से प्रेरित अनुबंध और P की इच्छा पर व्यर्थ नहीं, वोइटेबल, वह चाहे तो उसको वैध बना सकता है, चाहे तो वह उसको व्यर्थ भी बना सकता है। बाकी अपन तीनों फैक्टर्स को अगले लेक्चर में देखेंगे।